हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस साइको एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश कुमार वर्णवाल की एक बहुत ही अच्छी कॉस्मस पब्लिकेशन की सीरीज 15वां का एक बहुत ही अच्छी वन लाइनर की बुक आई है, जिसमें 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के सारे वन लाइनर जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसको एक जगह किया गया है। तो इसी का हम लोग एक एपिसोड चला रहे हैं, जिसमें से 2 ऑडियो सीरीज मैंने आधुनिक भारत का अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस लिंक के माध्यम से आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आज ये हम लोग तीसरा ऑडियो सीरीज मैं मतलब बनाने जा रहा हूँ, जिसमें जिस टॉपिक का नाम है कि ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। ठीक है, तो इसमें हम 2 टॉपिक को कवर करेंगे। एक टॉपिक होगा ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां तथा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक शुरू करेंगे ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां, इससे संबंधित सारे प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है कि अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद की संधि से वर्ष 1765 में। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया? तो वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। भारत में न्यायिक सेवा सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था, उसके अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कार्नवालिस को इसका जन्मदाता माना जाता है। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर को। और फिर यहाँ पे देखते हैं ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधित जो भी आयोग जो बने थे, वो कब बना था और उसके गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? तो एन एंचिसन आयोग 1886 में बना था, जिसके गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड डफरिन। इर्सलिंगटन आयोग 1912 में बना था, जिसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ली आयोग 1923 ईस्वी में बना था, जो जिसके गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड रेडिंग। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ली आयोग। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड कर्नवालिस। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। ये कब आया था? तो हैदराबाद मतलब स्वीकार कब किया था? तो 1798 ईस्वी में किया था। व्यपगत का सिद्धांत या राज हड़प नीति, जिसको अंग्रेजी में हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसके द्वारा बोलते हैं, को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। राज्य हड़प नीति में यह कहा गया है कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? तो आउटरम रिपोर्ट। व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिगृहित किए गए कुछ राज्य हैं, जिनका मतलब किस वर्ष उनको अधिग्रहित किया गया था। तो सबसे पहले अधिग्रहित किया गया था सतारा को 1848 ईस्वी में, फिर जैतपुर को फिर 1849 ईस्वी में, संबलपुर को 1849 ईस्वी में, बघाट को 1850 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में, नागपुर को 1854 ईस्वी में, अवध को 1856 ईस्वी में। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता यानी कि मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति किसने संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग के मतलब उस समय जो भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो समाप्त हो गया था। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता या जिसको इंडियन पिनल कोड के नाम आईपीसी के नाम से जाना जाता है, किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के।
राज्य उपाधि अधिनियम 1876 में पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर या हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? स्ट्रेची आयोग 1880 ईस्वी भारत का प्रथम अकाल आयोग। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार देश ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार देश है नेपाल जो 1816 में अधिकार किया गया था। इसके उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय जो थे वो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। सिंध 1843 ईस्वी में किया गया था, लॉर्ड एलन बरो थे। और भूटान जो 1865 ईस्वी में किया गया, जिस उस समय लॉर्ड लॉरेंस थे। बर्मा जो था वो 1885 ईस्वी में किया गया, लॉर्ड डफरिन थे। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 जिनका टाइम पीरियड था, भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए, ये टॉपिक हम ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां, ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो धन निष्कासन के सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी। यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो रजनीपाल दत्त हैं। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जे.एन. टाटा के द्वारा की गई थी। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? तो कावस जी डाबर के द्वारा स्थापित की गई थी। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? वर्ष 1833 ईस्वी में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पन्नीकर ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। कुछ प्रमुख कृषि पद्धतियां देख लेते हैं। जैसे कि ये प्रथा थी तीन कठिया प्रथा, तो इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता यह थी कि इस प्रथा का के अंतर्गत जो चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना अनिवार्य था। ददनी प्रथा, ये क्या था? इस प्रथा की विशेषता क्या थी? तो इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम पेशगी के रूप में धन देते थे। अब देख लेते हैं कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था क्या कैसी थी। तो उस समय 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी। एक अस्थाई बंदोबस्त जिसको जमींदारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, और दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त था, और तीसरा महलवाड़ी बंदोबस्त था। तो हम अस्थाई बंदोबस्त को देखते हैं, इससे संबंधित जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उसको देख लेते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त को हम लोग जमींदारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। ये कौन लाया था? तो लॉर्ड कार्नवालिस लाया था। कब लाया था? तो 1793 ईस्वी में लाया था। ये कहाँ कहाँ लागू था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। और इसमें क्या होता था कि समस्त ब्रिटिश भारत का 19% था। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को दिया जाता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो जमींदार की थी। अब रैयतवाड़ी बंदोबस्त में देख लेते हैं। तो ये कौन लाया था? तो थॉमस मुनरो लाया था। कब लाया था? 1820 में लाया था। कौन कौन से क्षेत्र थे? तो बंबई, मद्रास और असम थे। इसमें क्या होता था कि समस्त ब्रिटिश भारत का 51% पे हुकूमत मतलब ये रैयतवाड़ी लगा हुआ था। ये प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि समस्त ब्रिटिश भारत का 51% रैयतवाड़ी व्यवस्था में मतलब सम्मिलित था। भूमि का जो मालिक था वो मतलब किसान होता था इसमें, मतलब रैयतवाड़ी में। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेवारी किसकी थी? तो स्वयं किसान की थी। और इसमें कर की जो दर थी वो 33% से लेकर के 55% तक थी। ठीक है। फिर एक महलवाड़ी व्यवस्था उसके बाद लाया गया। इसमें कौन था?
कौन लाया था? तो इसको लाया था हॉल्ट मैकेंजी लाया था, 1822 ईस्वी में लाया था। ये कौन कौन से क्षेत्र पे था? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में था। समस्त ब्रिटिश भारत का 30% क्षेत्रों पे महलवाड़ी व्यवस्था को लगाया गया था। भूमि पर गांव का अधिकार था और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेवारी जो होती थी वो समस्त गांवों के मुखियाओं की थी। और कर की जो इसमें दर होती थी वो 60% की होती थी। अब ये तीनों का मतलब प्रभाव क्या हुआ था? तो तीनों का प्रभाव अगर देखा जाए तो पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया, कृषकों की दरिद्रता बढ़ गई, कृषि में ठहराव तथा उन्नति हो गया, पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हुआ, कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी थी। रैयतवाड़ी जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि पूरे भूमि का 51% तक मतलब वो लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त का मतलब जिसको परमानेंट सेटलमेंट, जिसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भू राजस्व के निर्धारण से। अब भारत में रेलवे का एक जनक जो होता है, भारत में रेलवे का जनक देख लेते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बंबई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा यानी कि फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। चलिए, आज के एपिसोड में मैंने दो टॉपिक को कवर किया। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट में अपनी राय बताइए कि नेक्स्ट वीडियो हम फिर दूसरे सब्जेक्ट का भी मैं बहुत जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। और आप लोगों ने इसको बहुत अच्छा से सुना, और आई होप कि आप लोगों को बहुत फायदेमंद साबित होगा एग्जाम में। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट कर दीजिए।